बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवाब के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। बोला है कि बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों, इक्का मतलब होता है जिसमें एक ठो घोड़ा लगा रहता है, उसको इक्का बोला जाता है। इक्का मतलब जिसमें एक ठो घोड़ा लगा है, एक ठो घोड़ा लगा है जिस गाड़ी में और वो चल रहा है, उसको इक्का बोला जाता है। तो बोला कि बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों मतलब कि एक बड़ा शहर है, उस शहर में जो इक्के वाले हैं, जो इक्के गाड़ी वाले हैं, उनके जवाब के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी होते हैं, तुरंत जवाब दे देंगे, कुछ भी बात होगा तुरंत बोल देंगे, ठीक है। पीठ छिल गई हो है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। बोले कि जे अमृतसर में जो बम्बू काट वाले, मतलब बैम्बू मतलब होता है बांस जो लोड करके गाड़ी वाले लेकर के जाते हैं, उन लोगों के से जा करके कुछ बातें उनका भी सुने। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक के ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े के नानी से अपना निकट संबंध स्थित करते हैं, तो कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। मतलब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर, शहर में देखा जाए तो घरों से ज्यादा वहाँ का रोड चौड़ा होता है, घर कम रोड ज्यादा होता है। जितना भी डेवलप शहर देखेंगे, जैसे कोलकाता ही ले लो, कोलकाता में चले जाओ तो रोड इतना चौड़ा चौड़ा रहेगा, घर पतला पतला भले रहे लेकिन रोड बहुत चौड़ा चौड़ा होता है। तो वहाँ पे चौड़े सड़क पे जो गाड़ी वाले जो चलाते हैं लोग, घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए, घोड़े का जो पीठ होता है उसको एकदम मारते हुए लेकर के जाता है लोग चाबुक से। तो ढूंढने का मतलब पूरा पीट देना। ऐसा ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थित करता है, मतलब घोड़े की नानी को तेरा नानी याद दिला देंगे, तेरा मतलब नानी से अपना कुछ रिलेशन जोड़ करके ऐसे बोलते रहते हैं घोड़ों को। ऐसे इक्के वाले अपने निकट संबंध स्थित करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। मतलब जो बगल में जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को आंख ना होने का तरस खाते हैं, कि जैसे बोल देते हैं कि जे अरे अंधरा है क्या, तुम साइड होकर के नहीं चल सकता है, ऐसे कुछ भी बोलते हुए गाड़ी जोर से चलाते रहते हैं वो लोग। आंखों से ना होने की तरस खाते हैं और कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों की चित कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। मतलब कभी कभी राह चलते हुए लोगों के पांव पर भी चक्का चढ़ाकर चले जाते हैं और खुद को ही बोलते हैं कि हमारे ऊपर ही जाती हुई है, ठीक है, ऐसे बताते हैं। संसार भर की गलती, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सिद्ध चले जाते हैं और तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, कहो भाई जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, लाने दो लाला जी, और हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेटों और खच्चरों और बत्तकों गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में से राह खेते हैं। मतलब ये लोग जब चलते हैं
तो क्या करते हैं कि वो लोग बोलते रहते हैं कि हट जाओ तुम लोग या बचो इससे, बहुत तेज मतलब वो लोग गाड़ी चलाते रहते हैं और बोलते रहते हैं वहाँ के लोग। हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं वो लोग और गाड़ी को चलाते रहते हैं। खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं, मतलब इतना भीड़ भाड़ होते हुए वो लोग राह में गाड़ी चला लेता है। क्या मजाल की जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। बोल रहा है कि हर किसी को जब ये लोग गाड़ी चलाते हैं तो हट जाइए जी, थोड़ा साइड हो जाइए, ऐसे बोल बोल के गाड़ी को साइड, लोगों को साइड कर करके ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। बोले कि ऐसा बात नहीं कि उन लोगों का जो जुबान है वो नहीं चलता है, चलता है लेकिन मीठा छुरी जैसे चलता है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। बोले कि जब ये लोग चलते हैं और कोई बुढ़िया जो है वो लीक से नहीं हटती, लीक मतलब होता है जो गाड़ी का जो चलने का रास्ता होता है तो उस पर एक दागी हो जाता है तो उसी को लीक बोला जाता है। तो वो लीक से यदि वो नहीं हटती है तब कोई नहीं सुने किसी को हटाना पड़े, यह बात नहीं किसी की उनकी जीभ पर चलती नहीं। हाँ, तब जाकर के वो लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, हट जा लंबी उम्र वालिए। ये वाला टिक कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब वो लोग बुढ़िया लोग या कम ज़्यादा उम्र के औरतें जब लीक से नहीं हटती हैं तब ये लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, हट जा जीने जोगी है, मतलब तू जीने के योग्य है, अभी मरने मत जा, हट जा किनारे, तू हट जा, ठीक है। हट जा कर्मा वाली है, अभी तेरा कर्म जो है बहुत अच्छा की है, तू बचेगी, अभी हट जा। हट जा पूता प्यारी है, तुम्हारे पोते तुम्हारे प्यारे हैं तो हट जाओ, नहीं तो हम गाड़ी चढ़ा के चले जाएंगे। ऐसे बोलते हुए लोग जाते हैं। लंबी उम्र वाली है, अभी तेरा उम्र लंबा बचा है, अभी साइड हट जा। समष्टि में इसका अर्थ है तू जीने योग्य है। इसका अर्थ क्या है कि तू अभी जीने योग्य है, अभी क्यों मरना चाहती है। तू भाग्य वाली है, अभी तुम्हारा भाग्य बहुत है। पुत्री को प्यारी है, मतलब तुमको तुम्हारे बच्चे लोग बहुत प्यार करता है। लंबी उम्र वाली है, मतलब अभी तुम्हारा उम्र लंबा है, तेरे सामने है, अभी तुम जीने योग्य है। तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये कहते हैं कि क्यों तू ऐसे मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, इससे बचो और तुम साइड हट जाओ। ये इन लोगों का कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसको टिक कर लो। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ये वाला टिक करो कि वो एक लड़का और एक लड़के कौन से दुकान पर आकर के मिलते हैं, चौक के दुकान पर। चौक मतलब होता है जहाँ पे चार रास्ता होता है, वैसे चार रास्ते वाले दुकान पे आकर के वो लोग मिलते हैं। एक दुकान पर आ मिले, उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख थे, और उन दोनों को देख करके लग रहा था कि वो दोनों पंजाबी हैं, सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। ये टिक करो कि वो क्या करने आया था लड़का, अपने मामा का केस धोने के लिए। केस धोना मतलब कि चूल को दही से धोना। चूल को यदि दही से तुम लोग भी कभी धोओगे तो वो बहुत सिल्की हो जाता है, ठीक है। तो वो धोने के लिए लेने आया था, दही लेने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, और जो शेर भर पीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। बोला कि वो क्या कर रहा था, पीला पापड़ गिन रहा था।
और उसको गिने बिने हट भी नहीं रहा था। ये लड़की ये करने आए थे, तेरे घर कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, नगर में, और तेरे पूछता है जो मेरा तो नगर में है और तेरा कहाँ है, तो बोलता है कि जे मांझे में। ये ठीक करो कि वो पूछा तेरा घर कहाँ है, तो मेरा घर नगर में है, और जब वो पूछी कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोला कि मांझे में। वहाँ कहाँ रहती है, ये लड़का पूछता है कि वहाँ पर तुम कहाँ रहती है। तो अतरन सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। बोला कि अतरन सिंह के बैठे में रहते हैं और वो हमारे मामा जी हैं। ये जवाब देती है लड़की। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। वो लड़का बोलता है कि मैं भी यहाँ मामा के ही यहाँ आया हूँ। तो ये भी टिक कर लो कि वो लड़का कहाँ रहता था, अपने मामा के यहाँ रहता था। आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ये भी टिक करो कि उनका घर कहाँ है, गुरु बाजार में है। ये लड़का बताता है। इतने में दुकानदार निबटा और इनका सौदा देने लगा। वो क्या करता है दुकानदार, फिर इन लोगों का सौदा जो लेने वाला था वो देने लगता है। सौदा दे करके दोनों साथ साथ चले जाते हैं और कुछ देर दूर जाने के बाद लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है। और ये लोग क्या करता है, आपस में सामान ले लेता है और लेने के बाद फिर जाने लगता है। तो जाते जाते रास्ते में पूछता है कि लड़का पूछता है लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की जवाब देती है, इस लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। मतलब वो लड़की जो है उसको धत कह देती है। जैसे लड़की लोग का एक तरीका होता है बोलने का कि धत ऐसा काहे बोल रहा है, तो इस तरह से बोल करके और धत करके और वो वहां से दौड़ करके चली जाती है। धत कहकर चली गई और लड़का उसकी लड़की का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। मतलब अक्सर वो लोग क्या होता कि अकस्मात का मतलब है अचानक से। कोई वो लोग प्लान ही नहीं करता था जो हम आज जाएंगे तो उससे मिलेंगे, बस अचानक ही कभी दूध वाले के यहाँ कहीं कहीं पे मिल जाते थे। तो जब मिलते तो महीने भर यही हाल रहा, मतलब यही महीनों तक मिलते जुलते रहा लोग। दोनों 3 बार लड़के ने फिर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई है, और उत्तर में वही धत मिला। मतलब फिर वही लड़की, भल धत ऐसा क्या पूछता है, मतलब वो फिर वही जवाब देती है कि धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। क्या होता है कि जब अब लड़का जो है बार बार उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो एक दिन बोल देते हैं कि हाँ हो गया, ऐसे गुस्सा में बोल देते हैं कि हाँ हो गया। तो वो बोलती है तो इसके ऊपर थोड़ा मतलब भावुक हो जाता है कि अरे ये कैसे बोल दी, कुड़माई हो गया है। कुड़माई का मतलब है शादी हुआ है कि नहीं, तो वो बोल देती है। तो अब कल देखते नहीं वह रेशम से ढका हुआ सालू, कि कब वो जब जवाब में देती है कि हाँ कुड़माई हो गया है, तो बोलता कब, ऐसे अचंभित होकर पूछता कब हो गया। तो बोलता कि तुमको दिखता नहीं है, कल देखते नहीं कि वह रेशम से कढ़ा हुआ सालू ओढ़ी हुई है। मतलब रेशम से कढ़ा हुआ साल ओढ़ी हुई है। तो पंजाब में क्या है कि जो इसका शादी हो जाता है वही रेशम से कढ़ा हुआ साल ओढ़ता है। तो लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ले ली। लड़की चली जाती है कह करके कि हाँ हो गया जा। उसके बाद से लड़का जो है रिटर्न अपने घर की तरफ राह ले लेता है। राह लेने का मतलब है चला जाता है। रास्ते में एक लड़के को मेरी मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई और एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले ठेले से दूध उलेड़ दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। जब घटना ऐसा है कि जब वो बार बार मिलता है उस लड़की से तो पूछते रहता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, और तो लड़की का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि धत
ऐसे पूछती है कि दत्त तू ये क्या पूछते रहता है, ठीक है। लेकिन एक दिन वो गुस्से में बोल देती है कि हाँ हो गया है। तो ये लड़का थोड़ा सा भावुक हो जाता है, कब हो गया, ऐसा अचंभित हो जाता है कि कब हो गया। उसके बाद से वो फिर अपने घर चली जाती है दौड़ करके। ये लड़का भी अपना घर का रास्ता पकड़ता है। जब रास्ता पकड़ता है तो ये इतना चिंतित रहता है कि उसका शादी कैसे हो सकता है, ठीक है। इतना चिंतित रहता है कि रास्ते में वो कई जन का नुकसान पहुंचाता है। रास्ते में एक लड़की को मोरी में ढकेल देता है, मतलब चलता है और चिंतित रहता है तो ढकेल देता है लड़की को, मोरी में गिर जाती है। मोरी मतलब होता है नाला में गिरा देता है। और एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो देता है। छाबड़ी वाला कोई मिठाई वाला ऐसा, तो उसमें क्या करता है कि वो उसका दिन भर का जो कमाई है वो सब बर्बाद कर देता है। और एक कुत्ते को पत्थर मारता है और एक कुत्ते को गुस्से में पत्थर भी मार देता है। और कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले ठेले के दूध उलेड़ दिया। और गोभी वाला ठेला लेके जा रहा था, एक ग्वाला जा रहा था तो उसके ऊपर दूधे गिरा दिया पूरा। और ये सब वो कर दिया। सामने नहाकर एगो लड़की आ रही थी जिसका नाम था वैष्णवी, उसने टकरा गया, मतलब ऐसे जा रहा है नहा कर क्या रही है, उसे लड़ गया। तो अंधा का एकदम पूरा गुस्सा में उसको डांट देती है कि तुम अंधा हो गया है क्या। तो अंधा का उपाधि पाया, मतलब अंधा था नहीं बट उसको वो डांटते हुए बोल देती है कि तू अंधा है क्या, ऐसे अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं वो घर पहुंचा और तब जाकर के वो कहाँ पहुंच गया, घर पहुंचा। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे। ये अब सेकंड पार्ट आ गया, मतलब इस कहानी से थोड़ा सा ये हटके स्टोरी है, ठीक है, ये थोड़ा सा अब अलग हो गया। बोले कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। बोले कि कोई लड़ाई है, खंदक में बैठे रहो, तो दिन भर बैठे बैठे हड्डी पूरा अकड़ गया, मतलब दर्द करने लगा, ज्वाइंट पे दर्द करने लगा, हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ। बोल रहा है कि लुधियाना से 10 गुना ज्यादा यहाँ पे ठंडा है, मेघ है, मतलब बहुत ज्यादा मेघ है, और बर्फ भी बहुत ज्यादा गिरा है। ऊपर से पिंडलियों तक कीच से धसे हुए हैं। बोल रहा है कि पिंडलियों तक क्या हुआ है, कीच तक धस गया, पूरा कादा हो गया वहां पर, ठीक है। गनीम कहीं दिखाई नहीं, दिखता नहीं। घंटे 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है। और बोले वहां पे जब लड़ाई लगता है तो क्या होता है कि जब कान का पर्दा फाड़ देने वाला ऐसा भयानक आवाज होता है गोलियों का, बमों का, और खंदक तक हिल जाता है और 100 गज धरती उछल पड़ती है, मतलब धरती पूरा कांप जाता है, इतना तेज आवाज होता है, पड़ती है। इस गैवी गोले से बचे तो कोई लड़े। बोला कि ये जो भयानक सा गोला है जो फेंका जा रहा, तो पूरा कांप जा रहा धरती, ऐसे गोले से बचेंगे तब तो लड़ाई करेंगे, तो लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। ये टिक करो कि यहाँ पर बता रहा है कि हमने जलजला तो सुना था कि पहाड़ में जलजला होता है, फटता है पहाड़ और बहुत धरती कांपता है, लेकिन यहाँ तो दिन भर में 2500 जलजला आ रहा है। इस गैबी गोले से बचने तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा व कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। बोल रहा कि यदि खंदक से थोड़ा सा कुहनी भी निकल, चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लिपटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। बोल रहा कि पता नहीं ये दुश्मन जो है कहाँ छिपे हुए हैं, मिट्टी में छिपे हुए हैं कि घासों में छिपे हुए हैं, पता नहीं चलता और गोली चटाक से लग जाती है। लहना सिंह 3 दिन और है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। ये टिक करो,
कि और कितना दिन रह गया है, 3 दिन। 4 दिन तो हम लोग खंदक में ही बिता दिए हैं और 3 दिन और रह गया है। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। बोल रहा है कि परसों क्या होगा यार, रिलीफ आ जाएगा, मतलब युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा और हम लोग की छुट्टी पर निकल जाएंगे। 7 दिन छुट्टी, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। बोल रहा है कि अपने ही हाथों झटका करेंगे। झटका का मतलब होता है कि अपने ही हाथों मुर्गा काटेंगे। तो लोग सुना होगा कि मुस्लिम लोग खाते हैं झटका ने क्या ये ऐसे, ठीक है, जबे खाते हैं लोग, हिंदू लोग झटका खाता है, तो ऐसे झटका करेंगे। झटका करने का मतलब कि अपने ही हाथों मुर्गा काटेंगे और खा के सो जाएंगे। ऐसा करेंगे हम लोग। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। मतलब कि वो जो अंग्रेजी मैम है उसके यहाँ जो घर है, उसके घर के सामने जो है वहाँ पर मखमल सा घास है, मतलब एकदम मखमल जैसा मुलायम घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तू राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बोलती है जो ये उस अंग्रेजी मैम को याद कर रहा है और बोल रहा है कि उनके बगीचे में, उनके घर के सामने एकदम मुलायम घास है और फल और दूध का तो वर्षा कर देती है। जितना खाओ कोई दिक्कत नहीं है और पैसा भी नहीं लेती है। बोलती है कि तुम तो राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। कि 4 दिन तक ले पलक झपका नहीं है, लड़ाई लगा हुआ है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। बहुत ही अच्छा लाइन है, इसको टिक करो कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता। घोड़े को यदि बार बार हम लोग प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो घोड़ा दौड़ना भूल जाएगा और वो बिगड़ जाएगा। गाइडलाइन इधर देंगे, जाएगा उधर। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता मतलब बिना हम लोग घोड़े को यदि ट्रेनिंग नहीं दें, उसको नहीं टाइम पे दौड़ाएं सिखाएं तो वो भी बिगड़ जाएगा। और बिना तो मुझे 4 दिन तक पहली पलक झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। और सिपाही भी यदि नहीं लड़े तो वो भी लड़ाई भूल जाएगा और लड़ाई का जो युद्ध रणनीति सब है या तरीका है वो सब धीरे धीरे भूल जाएगा। तो वो भी प्रैक्टिस करना चाहिए। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। फिर 7 जर्मनों को लेकर अकेला मारकर न लौटा तो मुझे बर्बाद साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। बोल रहा है कि खाली हमको मार्च करने का एक बार ऑर्डर मिल जाए। मार्च करने का मतलब होता है कि इधर से उधर जाना और देख करके आना कि कोई दुश्मन तो नहीं है तो उसे उड़ा दो। बोल रहा है कि ऐसा यदि हमको ऑर्डर मिल जाए तो कई जन को हम निपटा करके खुद चले आए, और यदि ऐसा नहीं करके आए तो हम जो है मत्था टेकना नसीब ना हो, मतलब खुद हम ही मारे जाएं। और पाची कही के कलों के घोड़े संगीन देखने ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं और यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। तो कि ये लोग इस तरह से गोड़ पकड़ लेते हैं जब पकड़ा जाते हैं तो, नहीं तो जब वो लोग आजाद रहते हैं दुश्मन तो 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। बोला कि उस दिन हम एक बार धावा बोले थे, मतलब दौड़ाए थे सब दुश्मन को, और 4 मील तक ले दौड़ा दिए थे। 4 मील तक ले एक को दुश्मन को छोड़े नहीं थे। पीछे नगर जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, क्योंकि सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले
बोला कि उस दिन हमको रोक दिया गया था, नहीं तो हम एकदम वर्ली पहुंचा देते। लड़ाई के मामले में जमादार या नायाब के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। बोला कि हम लोग मनमौजी जैसे लड़ाई करेंगे तो लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है। जो बड़े बड़े अफसर होते हैं वो लोग दूर का सोच करके लड़ाई के रणनीति बनाते हैं कि इस तरह से हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। 300 मील का सामना है, 300 मील तक सामना करना है, और एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। बोला कि मान लो एक तरफ हम लोग बढ़ भी गए तो क्या हो जाएगा, उससे दूसरे तरफ तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गई है। मतलब उन लोग को बहुत ज्यादा ठंडा लग गया है। बोला कि करे तो करे क्या, ठीक है, अब हम हड्डियों तक मेरा ठंडा घुस गया है और सूर्य निकलता नहीं, और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बालियों से सोते झर रहे हैं। मतलब बोला कि ये वो चारों तरफ से ऐसे लरी के जैसा बर्फ टपक रहा है, और एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। और आप ऑर्डर दे दें तो एक बार थोड़ा धावा बोल दे, मतलब लड़ाई के लिए एक बार दौड़ दे तो क्या होगा, थोड़ा शरीर में गर्मी आ जाएगा, थोड़ा फुर्ती आ जाएगा। उमदी उठ सिगड़ी में कोले डाल, और वजीरा तुम चार जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। बोला कि उद्यमी उठ, उद्यमी को बोला कि तू उठ और सिगड़ी में कोले डाल। सिगड़ी मतलब होता है एक आग जलाया जाता है, उसको सिगड़ी बोला जाता है। जैसे एक गाना है ना कि तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ ना, तो उस तरह से सिगड़ी मतलब वो आवाज, वो जो आग होता है उसमें। बोला कि सिगड़ी में थोड़ा कोयला डाल दे। उमदी को बोल रहा है ये ठीक करो। उमदी को क्या ऑर्डर दिया गया था, उमदी को ऑर्डर दिया गया कि तुम सिगड़ी में कोयला डालो। वजीरा तू 4 जने बाल्टियां लेकर के खाई का पानी बाहर फेंको। बोला कि 4 जन तुम लोग मिल करके जो खाई में पानी भर गया है, जो गड्ढा बनाया गया था उसमें जो पानी भर गया है उसको बाहर फेंको। लहना सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। बोला कि लहना सिंह तुम एक काम करो कि खाई के ऊपर जो दरवान लगा हुआ है उसको चेंज कर दो और दूसरा को बोलो खड़ा रहेगा। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे, और वो आ रहे हैं और बोलते हुए जा रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, सबको बोलते हुए जा रहे हैं, और एक चक्कर लगा दिए। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक एक महाभारत में थे, जो उनको यहाँ इंडिकेट किया है कि वजीरा सिंह जो था वो विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पासा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का दर्शन। बोल रहा है कि पानी बाल्टी ले लिया है और निकालने के फेंक रहा है, और फेंकते फेंकते बोल रहा है कि मैं तो दास बन गया हूँ, मैं तो नौकर बन गया हूँ, हमको तो नौकर बना दिया है कि हम ये करें वो करें, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कि मैं पासा बन गया, जो बोले वही हम करें, और ऐसे कहते जा रहा है, पानी निकालते जा रहा है। इस पर सब खिलखिलाया पड़े, मतलब और उसके बाद बाकी सब जो उसके दोस्त लोग थे, साथी लोग थे, तो वो लोग थोड़ा मुस्कुराने लगे, हंसने लगे कि ये कैसे कर रहा है, और उदासी के बादल फट गए। और क्या हुआ, जो ये लोग उदास थे वो थोड़ा दुखी थे कि इतना ठंडा है, पानी भर गया है, और वो सब निकाल रहा था, और निकालते निकालते बोल रहा था कि हमको तो एकदम मैंने ये बना दिया है, पासा बना दिया, जो बोलता है वही करते हैं। तो बाकी सब सैनिक लोग देख करके उसको हंसने लगा, और थोड़ा जो दुख का बादल था वो थोड़ा फटा। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर करके उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। बोला कि लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर करके उसके हाथ में देकर कहा, दूसरा बाल्टी भी उसके हाथ में भर के दे दिया, और बोला अपनी बाड़ी की खरबूजों में पानी दो। बोला कि थोड़ा आवाज में थोड़ा और गुस्सा ना करो, थोड़ा मिठास लाओ, और ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। बोला कि और इस तरह का खाद का जो पानी है ये पूरे पंजाब में नहीं मिलने वाला है।
हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे उगाऊंगा। बोला कि सरकार से हम ये वाला टिक कर लो कि वो क्या सोचता है कि वो 10 गुना जमीन यहाँ मांग लेगा और लेकर के यहाँ पर फल उगाएगा। लाड़ी हीरा को भी यहाँ बुला लोगे। बोला कि और ये लाड़ी और हीरा ये दोनों को बोला है कि बुला लोगे। वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। बोला कि और दूध पिलाने वाली जो फिरंगी मैम है, जो नहीं पैसा नहीं लेती थी, बोलती थी आप तो हमारे राजा हैं और आप हमें बचाने आए हैं, ठीक है, उनको भी बुला लेना। चुप कर, यहाँ बालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। बोला कि तू चुप कर, बालों को शर्म नहीं, यहाँ पर देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। बोला कि हम आज तक ये बात नहीं समझा पाए हैं उसको कि सिख लोग तंबाकू नहीं पीते हैं, वह सिर्फ सिगरेट पीने में हट करती है। बोला कि वो जो फिरंगी मैम है वो क्या करती है? सिगरेट पीती है और हट भी करती है कि नहीं हम पिएबे करेंगे। होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ, तो और वो मेरे भी होठों में क्या लगाना चाहती है? सिगरेट लगाना चाहती है। और ये कहता है कि पंजाबी जो होते हैं वो लोग, सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। तो समझती है कि राजा बाबू मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। बोला कि अब वो सोचती है कि जब हम सिगरेट पिला देंगे और ये मेरा बात मान लेगा तो राजा बाबू मान गए और वो अब हमारे लिए लड़ाई करेंगे। पूरा मान नहीं गया, राजा पूरा और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। मतलब वो सिगरेट पीने को कहती है और ये बोलता है कि जो हम पंजाबी हैं और सिख कभी सिगरेट नहीं पीता है, तो वो सोचती है कि राजा बाबू जो है वो बुरा मान गया, ठीक है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। बोला कि अब राजा बाबू बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। क्या हुआ आरती? राजा बाबू का लेके बाबू कहाँ है? माने हम बोल रहे अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं न हो रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। कि वो बता रहा है कि लगता है हम जानते ही नहीं है, तुम अपना कंबल ले जाके उस फिरंगी मैम को दे के आते हो और अपने सिगड़ी के सहारे सोते हो रात भर। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पर पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। बोला कि और निमोनिया भी हो गया तो मर जाओगे तुम, और तुम क्या करते हो? कंबल दूसरे को दे देते हो और खुद सिगड़ी के सहारे सोते हो। सिगड़ी मतलब वो जो आग जलता है उसी के सहारे। मेरा डर मत करो, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंडट के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। बोल रहा है कि क्या मरने मारने की बात लगाई हुई है? मरेंगे तो हमारे दुश्मन तुर्की और जर्मनी के सैनिक। हाँ भाइयों कुछ गाओ। बोला कि हाँ भाइयों तुम लोग कुछ गाओ। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। बोला कि कौन जानता था कि सिख जो है दाढ़ी वाले
ये ऐसे लुच्चों वाले गीत गाएंगे। पर सारी खंदक के गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर जाने हो ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते हो। बोला कि ऐसा ताजा हो गया लोग गीत गाने से कि लग रहा था कि पूरा खंदक में एकदम माने सब कोई बहुत ज्यादा खुश हो गया और कोई लड़ाई ही नहीं लगा हुआ था। दोपहर रात बीत गई और अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह बाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 2 वरान कोट और ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कहरा मतलब कहरने लगा। और क्या बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से सटाकर पूछा। कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला। कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, बोला कि मेरा जर्सी पहन लो। तो बोलता है कि और तुम, मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। बोला कि तुम मेरा जो कोट है वो पहन लो, मेरे पास क्या है, सिगड़ी है, और हमको इस सिगड़ी में इतना गर्मी है कि इसी से हमको पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन में तुम मेरे लिए, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत में मैंने बून कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर सहसा अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। और सच कहते हो और नहीं झूठ, यूं कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और अपना खाली कोट और चीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन साहब हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुए। बोला कि ऐसा जब आवाज आया तब फौजी सामने आया और तन करके सामने आया। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन आई है और इसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है और खेत काटकर रास्ता है। 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15,000 खड़े कर आया हूं और तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उससे मिलो और खंदक पे छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे जो हुक्म। बोला ये सब बातें बता दिया कि वहां पर तुमको 2 खेत पार करके जाना है और वहां पे यहाँ 10 सैनिक को छोड़ दो, बाकी को लेकर के जाओ और जब तक अगला ऑर्डर नहीं मिलता तब तक वहां पे तुम डटे रहो, मतलब दुश्मन का सामना करते रहो। और बोला कि जी हुक्म। और ये इजाजत लेकर के चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा की कंबल उतार कर चलने लगा। बोधा क्या किया, वो भी कंबल उतार करके चलने लगा। जब लहना सिंह ने उसे टोका, लहना सिंह आगे हुए तो बोधा ने सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर
चुप हो गया और पीछे एक आदमी कौन कौन रहे पीछे और एक आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। पीछे कौन रहेगा इस पर बहुत बहस हुआ। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया और लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। सुलगाने मतलब उसको धराने लगे, आग लगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, कितना बड़ा स्टोरी है, रुको थोड़ा देर जोड़ दिखाइए। स्टार्ट है। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि लो तुम भी पियो। सिगरेट को लेकर के वो बोलता है कि तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। आंख मारना का मतलब होता है इशारा करना। आंख मारते मारते इशारा करते करते सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ लाओ साहब। हाथ आगे करते ही सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे और तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पटिटियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। बोला कि और कैदियों जैसा बाल इसका कैसे आ गया। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका नहीं मिला। बोला कि साहब शायद दारू पी रहे थे, इसीलिए शराब पिए थे, इसलिए उनको बाल कटवाने का मौका ही नहीं मिला। लहना सिंह ने जांचना चाहा कि लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। तो ये टिक करो कि लपटन साहब उसके रेजिमेंट में कितने वर्षों से थे, 5 वर्षों से। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब आएंगे, कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? बोला कि क्या यह देश तुम्हें पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। ये ठीक करो, कौन से जिले में वो लोग शिकार करने गए थे? हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और अपना खानसामा अबुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। और सामने से वह नीला गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कहीं ना देखी थी। नीला गाय मतलब एक गाय के जैसा एक जानवर होता है, लोग गाँव में खेतों में दिखता है, नील गाय उसको बोला जाता है। तो ऐसा नीला गाय देखा गया और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में से निकल गए। पुट्ठा मतलब ये होता है कंधा में लगा और पुट्ठे से निकल गई। ऐसे अफसर के साथ मिलकर खेलने में मजा है, क्योंकि साहब शिमले में तैयार होकर उन नील गाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में आएंगे। मेस मतलब होता है जहाँ खाना पीना खाया जाता है, उसको मेस बोला जाता है या रहा जाता है। हाँ, पर मैंने वह विलायत मेज दिया, उसे विलायत भेज दिया। विलायत मतलब बाहर देशों में भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग दो फुट के तो होंगे। बोला कि वो जो हम लोग नील गाय का शिकार किए थे उसका सींग 2-2 फीट का होगा। ये टिक करो।
हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। और वो करेक्ट भी टिक करो कि वो सिंह कितना था, 2 फुट 4 इंच का था। तुमने सिगरेट नहीं पिया, और क्वेश्चन कर रहा है कि तुम सिगरेट नहीं पिए। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। दिया सलाई मतलब क्या होता है, माचिस। तो माचिस ले आता हूँ। कह कर लहना सिंह खंदक में घुसा, और अब उसे संदेह नहीं रहा था कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। वो जो है अब संदेह नहीं रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। ऐसे जब टकराया तो क्वेश्चन आया कि कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। और कि वो सो रहा था तो ये जाके टकराया, तो बोला कि का कयामत आ गया कि जगा दिया, तुमको थोड़ा सोने नहीं दे सकता हमको, ऐसे बोला। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। ये वाला टिक करो। बोला कि होश में आओ, कयामत आई है और वो लप्टन साहब का वर्दी पहन करके आई है। क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। नजदीक उनकी वर्दी पहनकर यह कौन जर्मन आया है? सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर कितनी किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। ये टिक कर सकते हो कि वो जो आया है जर्मन सैनिक, वही इसको सिगरेट पीने को दिया था। तो अब मारे गए। धोखा है सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, लप्टन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार ने कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है। बोला कि उसको ऑर्डर दो कि वो लौट आए, क्योंकि खंदक का बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता चक न खड़के देर मत करो। बोला कि कोई देखो कोई आवाज भी ना हो और देरी भी मत करो, जल्दी से निकल जाओ। हुक्म तो यह है कि यही, बोला कि हुक्म तो यह है कि यही हुक्म है, ऐसी तैसी हुक्म की। बोल रहा है कि यही हुक्म देना है, तो ऐसे हुक्म का ऐसा तैसा। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह का जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। हो रहा है कि उसका हुक्म क्या है कि मैं लप्टन साहब का खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। हो रहा है कि यहाँ पर तुम ज्यादा जन तो है नहीं, तुम लोग तो 8 ही जन हो। 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। बोल रहा है कि टिक करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 8 नहीं 1 लाख, और एक अकालिया जो सिख होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। गुरु गोविंद सिंह भी बोले थे कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। लौट कर खाए के मुहावरे पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया और उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को गरम कर बंदूक की दीवारों में घुसेड़ दिया। और के बंदूक में क्या किया, इसको घुसेड़ दिया और तीनों से एक तार से बांध दिया, और तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, और बाहर की तरफ एक दिया सलाई गुत्थी पर रखने लहना सिंह बिजली की तरह दोनों हाथों में उल्टी बंदूक को उठाकर साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा, और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। और ये जब आवाज हुआ तो उसके हाथ से दिया सलाई गिर गया। दिया सलाई मतलब माचिस होता है।
लहना सिंह ने एक कुंदा साहब के गर्दन पर मारा। कुंदा मतलब लकड़ी का टुकड़ा, उसके गर्दन पे मारा और साहब आह मार डाला कहते हुए चित्त हो गए। इसको टिक करो कि जब वो लकड़ी के टुकड़े से मारा तो वो आह मार डाला ये कह करके चित्त हो, ओह माय गॉड ये कह करके वो चित्त हो गया। चित्त होना मतलब गिर गया। लहना सिंह ने तीनों गोली बीन कर बंदूक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास ले आया। जेबों की तलाशी ली और 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी और लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नीलगाय होती है और उसने 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 गल्फ भी नहीं बोला करते थे। बोला कि ये जो है ये एक जर्मन सैनिक था और वो नकली बन करके आया था। ये लोग क्या किया, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद पूछा कि हम लोग अभी ये सब बातें जो है सीखे कि किस तरह से तुमने हमें बुर्बक बनाया, सारा कहानी बनाया। ठीक है, ये लोग पकड़ लिया। फिर लहना ने पतलून की जेबों में तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले हों। रखी दोनों हाथ उसका जेब में डाला हुआ था। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए और एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था। ये वाला टिक करो तो जो मौलवी आया था वो क्या कर रहा था, और बच्चे को दवाई देता था। चौधरी की बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं और वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या आ गई है। और कि वेद पढ़ के विमान चलाना सीख गए हैं। नौ को नहीं मारते बल्कि हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। बोला कि यदि हम लोग हिंदुस्तान में आ गए तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था और डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी मतलब छील दी थी, दाढ़ी छील दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो यदि तुमने फिर दोबारा गांव में पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हैमरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी और धड़ाका सुनकर सबन दौड़ गए, मतलब सब कोई दौड़ गए। बोधा चिल्लाया, क्या है?